मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम पढ़ेंगे एमए भूगोल सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, उसके यूनिट 3 में चैप्टर है पर्यावरण प्रकोप, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। अब हम आज ये कैसा इत्तेफाक है, देखिए कि आज हम प्रकोप या हैजार्ड के बारे में बात कर रहे हैं और खुद एक प्राकृतिक प्रकोप का सामना कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं कोविड-19 के बारे में बात कर रही हूँ। आज हमारा देश कोरोना वायरस के, हमारा देश क्या लगभग पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में हम सब घर के अंदर सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इसलिए लॉकडाउन का दौर चल रहा है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस रखने की बात समझाई जा रही है। हम शिक्षित हैं तो हमारा फर्ज है कि हम सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकें। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम मिलकर बातें करेंगे पर्यावरण प्रकोप के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण किसको बोला जाता है। पर्यावरण का अर्थ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, परिधन आवरण। परि का मतलब चारों और आवरण का मतलब घेरा। तो हमारे चारों ओर का जो घेरा है, जो वातावरण है, वही क्या है, पर्यावरण है। और प्रकोप का अर्थ होता है ऐसी विनाशकारी घटना, दुर्घटना जो जन धन की अपार हानि करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने जान लिया पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रकोप क्या है। अब हम एक एक करके प्रकोप की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके अलग अलग जो प्रकार हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल हैजार्ड, जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप की, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप के नाम से ही स्पष्ट है, भूधन कंप अर्थात धरती का हिलना। क्यों हिलती है धरती, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट का जो क्षेत्र होता है, वहां पर जब विस्फोट के माध्यम से अंदर की जो व्याप्त गैसें हैं, गर्म गैसें और आपका तरल शैल और लावा, वो सब जब बाहर निकलते हैं कमजोर धरती से, तो क्या होता है, कंपन होने लगता है आसपास के क्षेत्र में। एक ये वजह भूकंप की हो सकती है। एक ये भी वजह हो सकती है कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होगा बीए में कि कैसे अलग अलग प्लेटों में डिवाइड है पूरी पृथ्वी, और प्लेटें आपस में कभी दूर हटती हैं, कभी पास आती हैं, और इसी दूर पास हटने में और सामंजस्य बनाने की स्थिति जब आती है तो धरती में कंपन महसूस हमें होता है। ये देखिए। उसके बाद अब एक वजह ये भी हो सकती है कि कई बार जो बांध बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा और उसमें कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाता है, उन सब में उसका जो निचला तल है, जल के दाब से अवतलन यानी कि धंसाव होने लगता है। उसकी वजह से भी हम कई बार धरती में कंपन महसूस करते हैं। और ऐसा भी होता है कि चट्टानों की संधि से, दरारों से, शांत ज्वालामुखी के छिद्र से, इस प्रकार से वनस्पति के जड़ से कई बार ऐसा होता है कि जल जो है अंदर जमा होता रहता है और जब वो गर्म होकर के वाष्प के रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, तो वह वहां से बाहर आना चाहता है और धक्का महसूस हमें होता है। यदि हम इसके विनाश को समझने के लिए कुछ उदाहरण ले लें तो भूकंप क्या क्या नुकसान कर सकता है। भवन, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं। उसके अलावा नदियों का मार्ग कई बार परिवर्तित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रेलवे की पटरी उखड़ जाती है। कई बार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जब तार आपस में जुड़ जाते हैं विद्युत के, तो बड़े बड़े भवनों में आग लग जाती है, अपार जनधन की हानि होती है। अगर हम इसका एक दो उदाहरण लेकर के मैं आपको बता दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा विनाश करता है। यदि मैं उदाहरण लूँ, 1964 अलास्का में भूकंप आया था और ये अमेरिका में है, अलास्का, उत्तरी अमेरिका में अलास्का में भूकंप आया था। वहाँ पर इसकी तीव्रता नापी गई थी 9.3
रिक्टर स्केल में। 4 मिनट 38 सेकंड तक धरती कांपती रही थी और पूरा अलास्का, लगभग पूरा अलास्का मलबे में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद 1976 का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। चीन में तांगछांग जो जगह है वहाँ पर जब भूकंप आया था तो उस भूकंप की वजह से वहाँ पर लगभग 7,50,000 लोग काल कलवित हो गए थे। अपने देश का यदि उदाहरण दे दूं तो भुज में 2001 में गुजरात के पास भूकंप आया था और पूरा भुज शहर जो है वो मलबे में बदल गया था। उसके अलावा 2004 की बात करूं यदि मैं, तो 2004 में दक्षिण भारत में सुनामी नाम की लहरें आपको याद होंगी, वो भूकंप की वजह से ही उठी थी और अपार जनधन की हानि हुई थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से बर्बाद करता है जनधन को भूकंप। उसके बाद है, और इसको भूकंप को, इसकी तीव्रता को नापने के लिए हम सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सीस्मोग्राफ जो है इसको नापने की इकाई है, भूकंप की तीव्रता का यंत्र है, नापने का यंत्र है जिसके माध्यम से हम नापते हैं। फिर है ज्वालामुखी। अब हम ज्वालामुखी ऐसा मुख जिसमें ज्वाला या अग्नि धधक रही हो। तो जब पृथ्वी के अंदर व्याप्त जो गर्म गैसें हैं, तरल रूप में जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, जो लावा है, वो कमजोर धरती पाते ही जब फट करके निकलता है तो बहुत अधिक मात्रा में गैसें, वाष्प और जो शैलें हैं वो पत्थरों के टुकड़े बहुत दूर तक आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उसमें से कई विषैली गैसें और बहुत सारे विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं जो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, इसके साथ मनुष्य को भी वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यह ज्वालामुखी उत्पत्ति का कारण वही है कि अंदर प्लेटों का एडजस्टमेंट। आप यहाँ पर देखिए फिर एक बार, जब प्लेटें एडजस्टमेंट बनाने लगती हैं और गैस और मैग्मा जो है प्लेटों के एडजस्टमेंट के कारण जिस प्रकार से धरती हिलती है उसको हम भूकंप बोलते हैं, और जब प्लेटें एडजस्टमेंट करती हैं तो कई बार जो कमजोर धरती है उससे लावा वगैरह भी फट करके बाहर आ जाता है। उसके अलावा गैस और मैग्मा का ऊर्ध्वगामी यानी कि वर्टिकल सीधा जो प्रवाह होता है बाहर निकलने के लिए जब वो धक्का मारने लगते हैं और फट करके बाहर आने लगते हैं छिद्र के माध्यम से, तो वही है ज्वालामुखी। उसके बाद ज्वालामुखी का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप देखेंगे कि 1902 में जो बड़े ज्वालामुखी आए थे उसमें से एक दो मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जो बड़े ज्वालामुखी 1902 में आया था, पश्चिमी द्वीप समूह, ये है पश्चिमी द्वीप समूह। तो पश्चिमी द्वीप समूह के पास एक सेंट पियरे नाम का शहर है। वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वो जो शहर है वो पूरा का पूरा शहर जो है उसमें से 30,000 जनसंख्या में से मात्र 2 लोग बचे थे और सभी लोग परलोक सिधार गए थे। उसके अलावा यदि हम और समझने की कोशिश करें इसको, तो 1943 में मैक्सिको से 320 किलोमीटर दूर पाराक्यूटिन नाम का जो ज्वालामुखी था वो विस्फोट हुआ तो 167 मीटर ऊंचा पर्वत बन गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मलबा बाहर निकला होगा। इस प्रकार से, और हमारे भारत में भी ये अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है ये सब इसके अंतर्गत आप वहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट की ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र पाया जाता है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट भी एक नीचे जो एक और भूस्खलन आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप दोनों ही भूस्खलन में भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं कि जब कहीं पर भूकंप आता है या ज्वालामुखी आता है तो कई बार पत्थरों के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े या बड़े बड़े ढेर मिट्टी के नीचे गिरते हैं पर्वतों से। इसी को हम लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन बोलते हैं। भूकंप या ज्वालामुखी भी उसका एक कारण हो सकते हैं। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई, पेड़ों को काटने के कारण पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और जब पेड़ कट जाते हैं
तो मिट्टी को बांधने के लिए जड़ें अवेलेबल नहीं हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होने लगता है और उस वजह से भी कई बार भूस्खलन होता है। बारिश यदि बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जब पानी इकट्ठा होता है नीचे जा कर के धीरे धीरे चट्टानों की संधियों वगैरह में जमा होता है, तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण, बाहरी प्रेशर बढ़ जाने के कारण टूट कर वो पूरा चट्टानों का बड़ा भाग या मिट्टी का मलबा नीचे गिरने लगता है। भूस्खलन वाला एरिया अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद है चक्रवात। चक्रवात जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइक्लोन। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने पढ़ा है स्नातक स्तर पर कि चक्रवात के लिए बीच में लोअर प्रेशर होता है, गोलाकार हवाएं होती हैं और उसकी परिधि में होता है हायर प्रेशर। बीच में लोअर प्रेशर रहता है और उसकी परिधि में जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है और हवाएं जो हैं वो क्या करती हैं, हवाएं बाहर से अंदर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर इस कमी को पूरा करने के लिए दौड़ करके आती हैं और चक्रवात की स्थिति निर्मित होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर निम्न दबाव और यहाँ पर आप देख रहे हैं उच्च दबाव, और हवा स्वभाव के अनुसार उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर आती है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र है और ये मिलीबार बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद चक्रवात जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। और चक्रवातों में आपने नाम सुना होगा हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो। हरिकेन की गति तो 120 किलोमीटर पर आवर होती है और टॉर्नेडो भी स्थानीय प्रभाव डालता है किंतु बहुत विनाशकारी होता है। हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के, आपको ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको क्षेत्र दिखेगा हरिकेन का, और टॉर्नेडो भी संयुक्त अमेरिका के, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के ही दक्षिण और पूर्व भागों में आपको दिखाई देगा। टॉर्नेडो दिखाई देगा नहीं, मतलब वहाँ पर अक्सर इस प्रकार के तूफान, इस प्रकार के चक्रवात आते हैं। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ें तो देखेंगे कि टाइफून नाम से चक्रवातों को जाना जाता है चीन वाले एरिया में, चीन और फिलीपींस वगैरह में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टाइफून। उसके बाद अब ये बहुत विनाशकारी होते हैं और बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देते हैं। उसके बाद है आंधी तूफान, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थंडर स्टॉर्म। कैसे तूफान को हम बोलेंगे आंधी तूफान, जिसमें हमें बिजली की चमक और मेघ के गर्जन के साथ तूफान दिखाई दे। ठीक है, तो बिजली की चमक और मेघ की गर्जन, हम पहले बिजली की चमक देखते हैं फिर हमें मेघ की गर्जन सुनाई देती है। उसके पीछे कारण यह है कि प्रकाश का वेग जो है वो ध्वनि के वेग से तीव्र होता है और जो मेघ होते हैं उनमें नमी जल कणों के रूप में विद्यमान रहती है। और क्या होता है, जल कणों के रूप में विद्यमान होती है तो जब जल कण आवेशित हो जाते हैं तो आवेशित होने, जब वे वायु के संपर्क में आते हैं जल कण और घर्षण होता है आपस में, तो आवेशित हो जाते हैं और धन और ऋण दो तरह से आवेशित होते हैं और इनके बीच से जब वायु जाती है तो उनके संपर्क में आने से वायु में क्या होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी वजह से हमें चमक और तेज दिखाई देती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो उसका ताप भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के कारण हवा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या है, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसको आयतन कहा जाता है उस वस्तु का। तो हवा फैलने लगती है और उसके अंदर मौजूद जो कण हैं, लाखों करोड़ों जो अणु हैं, वो आपस में टकराने लगते हैं और वही आवाज़ हमें सुनाई देती है मेघ के गर्जन के रूप में। और ये जो तूफान, आंधी तूफान है, इसमें बहुत मूसलाधार बारिश भी होती है कई बार और बहुत विनाशकारी होता है। ये भी बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े बिल्डिंग को उखाड़ देता है और बहुत ज़्यादा जनधन का नुकसान करता है। उसके बाद हम आ जाएंगे बाढ़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड। बाढ़ का कारण ये है कि जब अत्यधिक वर्षा होने से जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो वह आसपास के क्षेत्रों में पानी प्रवाहित होकर के सब स्थल खंड को जलमग्न कर देता है।
सकते हैं। जहाँ जहाँ तक उसका प्रभाव दिखता है वो उसको जलमग्न कर देता है, वही है बाढ़। और कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे विसर्ग, मोड़ विसर्ग नदी में बन जाते हैं। उनके कारण भी जल का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण भी जल इकट्ठा होकर के हमें बाढ़ के रूप में दिखाई देता है। और बाढ़ के लिए अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो पश्चिम बंगाल में दामोदर को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक। अपने ही देश से मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह में भी मिसिसिपी जैसी बड़ी नदी में भी बाढ़ आता है, और बाढ़ आने से बहुत अपार जनधन की हानि होती है। उसके बाद है सूखा। सूखा क्या है, जब पानी की मात्रा बहुत ही कम हो, जितनी मिल कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ष के कुछ जब पानी गिरने का समय है तो कुछ समय तो बहुत वर्षा हुई, लेकिन कुछ समय बिल्कुल जो वर्षा का औसत है वो लगभग शून्य के जैसा हो गया, तो वहाँ पर सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। सूखा मतलब पानी का अभाव, और जब पानी का अभाव हो जाएगा तो कई जीव जंतु मरने लगते हैं, वनस्पति मरने लगती है, कई लोग प्रवास करने लगते हैं उस स्थान को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ रहना संभव नहीं हो पाता है। तो अब मैं आपको मैंने ये सब बताया। इसके अलावा मिट्टी का अपरदन, वनों में आग लगना, इस प्रकार के भी कई प्राकृतिक प्रकोप हम के बारे में हमने सुना है, और वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हमने पर्यावरण प्रकोप के पार्ट 1 में प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जाना, उनके नुकसान को जाना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भूकंप में अगर मैं अपने देश की बात करूं तो इस समय दिल्ली में भी काफ़ी भूकंप आ रहे हैं, और दिल्ली भी एक भूकंप का एक क्षेत्र बनता जा रहा है। कई लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पर 7.2 तक के लगभग तीव्रता वाले भूकंप भविष्य में आने की आशंका है। तो आज मैंने आपको कुछ प्राकृतिक प्रकोपों की जानकारी दी, और उसके बाद इसके पार्ट 2 में मैं आपको मानवीय प्रकोप और जैवीय प्रकोप के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद। घर में रहें।